एक सर्वनाशकारी भविष्य में विद्रोहियों का एक समूह विकेड नामक एक कंपनी को हराने की कोशिश कर रहा है, जो एक घातक वायरस का इलाज खोजने के लिए बच्चों पर प्रयोग कर रही है। जब दुष्ट माल और कैदियों के साथ एक ट्रेन पटरियों पर दिखाई देती है तो दो विद्रोही कारें उसका पीछा करना शुरू कर देती हैं। जॉर्ज और ब्रेंडा एक तरफ है जबकि थॉमस और विंस दूसरी तरफ है। ध्यान भटकाने के लिए ब्रेंडा ट्रेन ड्राइवरों पर गोली चलाती है, जो तुरंत बैकअप के लिए कॉल करते हैं। तभी कुछ गार्ड गोलीबारी करने के लिए बाहर आते हैं, इसलिए जॉर्ज को जवाबी गोलीबारी करते हुए गाड़ी चलानी पड़ती है। विंस अपनी गाड़ी को ट्रेन के पीछे इतना करीब खड़ा कर देता है कि थॉमस हुक लगाकर उसमें कूद जाता है। जब विंस उसका पीछा करने की कोशिश करता है तो एक टायर फट जाता है और कार दूरी खोने लगती है, इसलिए विंस को कूदना पड़ता है इससे पहले कि हुक भी फट जाए और कार दुर्घटनाग्रस्त हो जाए। उसी समय एक विकेट विमान आता है और गोलीबारी शुरू कर देता है, इसलिए जॉर्ज और ब्रेंडा को मारे जाने से बचने के लिए दूर भागना पड़ता है। थॉमस और विंस ट्रेन के ऊपर दौड़ना शुरू करते हैं और देखते हैं कि सैनिकों का एक झुंड उनके पीछे आ रहा है। दोनों नीचे कूद जाते हैं और विंस एक विस्फोटक तैयार कर लेता है, जबकि थॉमस गार्डों पर गोली चलाता है। जब डायनामाइट फटता है तो ये सैनिकों को पीछे फेंक देता है और अंतिम कुछ डिब्बों को ट्रेन के बाकी हिस्सों से अलग कर देता है। इस बीच विमान अभी भी जॉर्ज और ब्रेंडा का पीछा कर रहा है, जो आत्मसमर्पण करने का नाटक करने के लिए कार रोकते हैं। जब सैनिक उन्हें गिरफ्तार करने के लिए विमान से उतरते हैं तो वे जमीन में बने जाल में फंस जाते हैं और विद्रोहियों का एक झुंड उन्हें घेरने के लिए छिपकर बाहर आ जाता है। पायलट को भी रोक दिया गया है, इसलिए अब विद्रोही विमान चुरा सकते हैं। ट्रेन में वापस आकर और अधिक विद्रोही छिपकर बाहर आते हैं और न्यूट मुख्य ट्रेन संरचना से कार को अलग करने पर काम करना शुरू कर देता है। दुष्ट सैनिक खुली गोलीबारी के साथ उन पर आ रहे हैं, इसलिए थॉमस और उसके दोस्तों को जवाबी गोलीबारी पर ध्यान केंद्रित करना होगा। उसी समय विमान आता है और एक हुक नीचे करता है, जिसे वे ट्रेन की बोगी के ऊपर जोड़ देते हैं। समूह भी उस पर चढ़ने के लिए दौड़ता है और विंस पीछे न छूट जाए इसलिए आखिरी क्षण में छलांग लगाता है। कुछ क्षण बाद विमान विद्रोहियों के ठिकाने पर कार उतार देता है और सभी कैदी मुक्त हो जाते हैं, लेकिन थॉमस ये देखकर निराश हो जाता है कि उनके बीच उसका दोस्त मिन्हो नहीं है। विंस नए लोगों के लिए एक भाषण देते हैं, बताते हैं कि विकेड उन्हें इसलिए चाहता था क्योंकि वे वायरस से प्रतिरक्षित हैं और उनके मस्तिष्क के रस को इलाज में बनाया जा सकता है। हालांकि विद्रोही बच्चों पर प्रयोग करने को मंजूरी नहीं देते, इसलिए वे मुख्य भूमि से भागने के लिए एक बड़ा जहाज तैयार कर रहे हैं। थॉमस एक बचाए गए लड़के से पूछता है कि क्या उसे पकड़े जाने के दौरान कोई महत्वपूर्ण जानकारी मिली थी। जाहिरा तौर पर ट्रेन एक शहर की ओर जा रही थी, जो अजीब है क्योंकि वहाँ कोई शहर नहीं बचा है। जॉर्ज ने पुष्टि की कि वह कुछ साल पहले वहाँ गए थे और इसे अंतिम शहर कहा जाता है। यहीं पर विकेड का मुख्य संचालन आधार है, इसलिए इस पर हमला करना असंभव है। थॉमस अभी भी जाकर अपने दोस्त को बचाना चाहता है, लेकिन विंस विद्रोहियों को ऐसे खतरों में डालने से इनकार कर देता है। उसी समय उन्हें रेडियो पर पायलटों की आवाज सुनाई देती है, इसलिए विद्रोही बिजली बंद कर छिपने के लिए दौड़ पड़ते हैं। जल्द ही विकेड विमान क्षेत्र की खोज शुरू कर देते हैं और कुछ नहीं पाते, लेकिन वे ठिकाने के बहुत करीब पहुंच जाते हैं, इसलिए उन्हें जल्द ही वहां से निकल जाना होगा। उस रात जब सब सो रहे थे, थॉमस अकेले मिन्हो को बचाने के लिए चुपके से बाहर जाने की कोशिश करता है। हालांकि न्यू और फ्राइपेन उसे ढूंढ लेते हैं और घोषणा करते हैं कि वे भी आ रहे हैं। इस बीच मिन्हो उस मैदान में जागने पर चौंक जाता है जहां वह प्रयोग के दौरान रहता था। वह दूरी पर कुछ लड़कों को देखता है, लेकिन जब वह चिल्लाता है तो वे जवाब नहीं देते। फिर वह एक और लड़के को भागते हुए देखता है और उसका पीछा करते हुए एक झोपड़ी में जाता है। तभी वह एक रहस्यमय गलियारे में प्रकट होता है। एक दरवाजा खुलता है और ग्रीवर नामक एक राक्षस बाहर आता है, इसलिए मिन्हो को भागना शुरू करना पड़ता है। ये जगह एक भूलभुलैया है और वह अवरुद्ध मार्ग ढूंढता रहता है। उसके प्रदर्शन पर चर्चा करते हुए आवाजें सुनी जा सकती हैं और कभी कभी मिन्हो को एक डॉक्टर के दर्शन होते हैं जो उसकी जांच कर रहा है। अचानक उसका शरीर जम जाता है, लेकिन वह अजीब बल के माध्यम से धक्का देता है और उसका शरीर छत से टकरा जाता है। ग्रीवर उसे अपने पंजों में फंसा लेता है और दहाड़ता है, जबकि मिन्हो चिल्लाता है। उस समय ये पता चलता है कि मिन्हो वास्तव में एक प्रयोगशाला में है और अपनी इच्छा के विरुद्ध एक सिमुलेशन से गुजर रहा है ताकि दुष्ट वैज्ञानिक उसका खून निकाल सके। कुछ समय बाद थॉमस की टीम को एक बहुत ही अंधेरी सुरंग पार करनी पड़ती है। उन्हें एक ज़ॉम्बी जैसा प्राणी मिलता है जिसे क्रैंक के नाम से जाना जाता है और वे ये सोचने के लिए रुक जाते हैं कि इससे कैसे बचा जाए, लेकिन तभी क्रैंक का एक झुंड कार को घेर लेता है और दरवाजों पर जोर से दस्तक देना शुरू कर देता है। जैसे ही एक क्रैंक सामने की खिड़की पर कूदकर उसे मुक्का मारना शुरू करता है, लड़के गति बढ़ा देते हैं, इसलिए फ्राइपेन क्रैंक को धक्का देने के लिए एक अन्य वाहन के करीब चला जाता है। दुर्भाग्यवश इससे उनकी टक्कर हो जाती है और कार पलट जाती है। शुक्र है कि थॉमस खिड़की तोड़कर बाहर निकलने में सफल हो जाता है और उसके दोस्त दरवाजा खोलने में कामयाब हो जाते हैं। एक क्रैंक उनके पीछे आ रहा है, इसलिए फ्राइपेन उस प्राणी को गोली मारने के लिए दौड़ता है। वहाँ क्रैंकों का एक झुंड आ रहा है, इसलिए लड़के भागना शुरू करते हैं, केवल ये पता लगाने के लिए कि निकास भी क्रैंकों द्वारा अवरुद्ध है। फ्राइपेन जितनी गोलियां चला सकता है चलाता है, लेकिन जल्द ही उसकी गोलियां खत्म हो जाती हैं। उसी समय एक कार जीवों को कुचल देती है, जिससे पता चलता है कि जॉर्ज और ब्रेंडा बचाव के लिए आ गए हैं। जबकि ब्रेंडा कुछ क्रैंक नीचे गोली चलाती है, लड़के कार में बैठ जाते हैं और जॉर्ज उड़ जाता है, इसलिए वे सुरंग से सुरक्षित बाहर निकलने में कामयाब हो जाते हैं। जब वे सड़क पर पहुंचते हैं तो उन्हें दूरी पर आखिरी शहर दिखाई देता है और जॉर्ज नोटिस करता है कि विकेड ने उसके चारों ओर एक विशाल दीवार बना दी है। इस बीच विकेड की नेता एवा बोर्ड के सदस्यों से मिलती है क्योंकि नागरिक इलाज की उम्मीद खो रहे हैं और नई दीवार उन्हें सावधान भी कर रही है। एवा उन्हें बताती है कि वह मिन्हो से सीरम ले रही है और इलाज जल्द ही हो जाना चाहिए, लेकिन बोर्ड के सदस्य बहाने से थक गए हैं और पैसे का इस्तेमाल सुरक्षित क्षेत्र बनाने के लिए करना चाहते हैं।
बातचीत को टेरेसा द्वारा बाधित किया जाता है। वह लड़की जिसने थॉमस को दुष्ट के पक्ष में धोखा दिया था, वह आशा और त्याग के बारे में भाषण देती है, जो बोर्ड के सदस्यों को प्रयोगों के लिए भुगतान जारी रखने के लिए राजी कर लेता है। थॉमस के समूह में वापस आकर वे दीवार के बाहर झुग्गियों में पहुंचते हैं, जहां प्रदर्शनकारी शहर से मदद की मांग कर रहे हैं। थॉमस इस बात से अनजान है कि उसकी गर्दन पर टैटू चमक रहा है और वह अपना स्थान विकेट को भेजता है। समूह शहर के प्रवेश द्वार तक पहुंचने के लिए भीड़ के बीच छिप जाता है, जहां गार्ड बुर्ज को सक्रिय करते हैं। भीड़ तुरंत भाग जाती है क्योंकि गोलियों से कई विस्फोट होते हैं और सैकड़ों लोग मारे जाते हैं। थॉमस की टीम अपनी कार में लौटने की कोशिश करती है, लेकिन वे नकाबपोश लोगों से घिर जाते हैं, जो तुरंत उन्हें पकड़ लेते हैं और वैन में ले जाते हैं। जब वे इन रहस्यमय लोगों के ठिकाने पर पहुंचते हैं, जॉर्ज एक नकाबपोश आदमी की पिटाई करना शुरू कर देता है और तब तक नहीं रुकता जब तक वह ये नहीं देख लेता कि ब्रेंडा ठीक है। एक आदमी अपना मुखौटा हटाता है और बताता है कि वह गैली है, जिसने अतीत में लड़कों को रोकने की कोशिश की थी और माना जाता था कि वह मर चुका है। थॉमस उससे मुक्का मारने के लिए उस पर कूद पड़ता है, लेकिन न्यूट उसे पीछे खींच लेता है और उसे सुनने के लिए मना लेता है। गैली बताता है कि वह अब उनके पक्ष में है और कहता है कि वह उन्हें दीवार पार करा सकता है। यहाँ विद्रोहियों का एक समूह भी है जो शहर को दुष्टों से वापस लेने की कोशिश कर रहा है। गैली उन्हें नेता लॉरेंस से मिलवाती है, जिसका चेहरा वायरस के कारण विकृत हो गया है। ट्रेंट बनने से बचने के लिए वह 24/7 अपनी बाह पर सीरम से जुड़ा एक रखता है। लॉरेंस थॉमस को शहर में घुसने का एक रास्ता इस शर्त पर देता है कि वह बदले में उसकी मदद करेगा। थॉमस सहमत हो जाता है, इसलिए वह और न्यूट गैली के साथ सीवर के माध्यम से यात्रा करेंगे, जबकि अन्य को बीमा के रूप में पीछे रहना होगा। जाने से पहले न्यूट ने देखा कि उसके हाथ कांप रहे हैं। रात होने तक लड़के अंततः सीवर से निकलकर शहर के अंदर पहुंच जाते हैं। गैली ने नोटिस किया कि उन्होंने सुरक्षा बढ़ा दी है, जिसका मतलब है कि विकेट को पता है कि विद्रोही आसपास हैं। फिर वे दीवार में एक गुप्त स्थान पर जाते हैं, जहां गैली का समूह वर्षों से दुष्ट इमारत पर नजर रख रहा है, लेकिन उन्हें अंदर जाने का रास्ता नहीं मिला है क्योंकि हर जगह सैनिक, स्कैनर और निगरानी है। गैली उन्हें यह भी दिखाती है कि टेरेसा वहां काम कर रही है और उनका मानना है कि वह उनके अंदर जाने का रास्ता है। स्थिति पर चर्चा करने के लिए तीनों वापस ठिकाने पर जाते हैं। टेरेसा ने उनके साथ जो कुछ भी किया उसके बाद समूह को उसका इस्तेमाल करने में कोई समस्या नहीं है, लेकिन थॉमस को यह विचार पसंद नहीं है। न्यूट क्रोधित हो जाता है और थॉमस को दीवार पर धक्का दे देता है, क्योंकि वह थॉमस की हिचकिचाहट के लिए टेरेसा के प्रति उसके प्यार को जिम्मेदार ठहराता है। जब उसे एहसास होता है कि वह भड़क गया है, तो वह माफी मांगता है और कमरे से बाहर चला जाता है। थॉमस उसका पीछा करता है और न्यूट अंततः स्वीकार करता है कि वह संक्रमित है। उसके बाद वह अपने दोस्त को टेरेसा का उपयोग करने के लिए सहमत करता है। इस बीच प्रयोगशाला में टेरेसा एक संक्रमित लड़की को मिन्हो के खून से बने सीरम का इंजेक्शन देती है और उसे तुरंत ठीक कर देती है। उत्साहित टेरेसा मिन्हो को बड़ी खबर देने के लिए उससे मिलने जाती है, लेकिन वह बिल्कुल भी प्रतिक्रिया नहीं करता है। जब टेरेसा जाने वाली होती है तो मिन्हो उस पर हमला करता है और अपने दोस्तों को धोखा देने के लिए उसका अपमान करना शुरू कर देता है। उसे कई मौतों के लिए दोषी ठहराता है। जल्द ही गार्ड उसे बेहोश करने के लिए आते हैं, लेकिन वह नीचे जाने से पहले एक धातु का हेयरपिन चुराने में कामयाब हो जाता है। एक अन्य वैज्ञानिक टेरेसा को वापस प्रयोगशाला में ले जाता है, जहां उसे पता चलता है कि सीरम विफल हो गया है और लड़की अब एक हिंसक सन की बन गई है। उस रात टेरेसा टहल रही थी जब उसने भीड़ में थॉमस को देखा। वह तुरंत उसके पीछे एक खाली गली में जाती है, जहां थॉमस उससे पूछता है कि क्या उसे इसका पछतावा है। टेरेसा मानती है कि कभी कभी वह ऐसा करती है, लेकिन वह फिर से ऐसा करेगी। तभी गैली उसे पकड़ने के लिए उसके पीछे आती है। कुछ ही क्षण बाद वे पूछताछ के लिए एक पुराने चर्च में हैं। टेरेसा समूह को बताती है कि मिन्हो 28 अन्य कैदियों के साथ उपस्तर 3 में है और वहां पहुंचने का एकमात्र तरीका अधिकृत फिंगरप्रिंट है। गैली सोचती है कि उन्हें बस उसकी उंगली काट देनी चाहिए और उससे छुटकारा पा लेना चाहिए, लेकिन थॉमस उसे रोकता है और टेरेसा को उन दुष्ट ट्रैकर्स को हटाने के लिए मजबूर करता है जो सभी लड़कों ने अपनी गर्दन में बांध रखे हैं। जब टेरेसा काम कर रही होती है तो वह देखती है कि ब्रेंडा एक संक्रमित व्यक्ति के लिए बहुत स्वस्थ दिखती है और अनुमान लगाती है कि थॉमस उसे अपने प्रतिरक्षा रक्त का नियमित इंजेक्शन दे रहा है। हालांकि थॉमस का कहना है कि उन्होंने ऐसा केवल एक बार कुछ महीने पहले किया था, जब उन्हें पहली बार इसके बारे में पता चला था। टेरेसा सोचती है कि यह असंभव है और ब्रेंडा को अब वहां से चले जाना चाहिए था, लेकिन थॉमस इस बारे में बात करने से इनकार कर देता है। इससे पहले कि गैली उसे ले जाए, टेरेसा थॉमस के खून से सना हुआ एक टुकड़ा चुरा लेती है। इसके बाद लड़के दुष्ट सैनिकों की पोशाक पहनते हैं और टेरेसा के साथ सुविधा में प्रवेश करते हैं, जिनकी उपस्थिति उन्हें संदेह से बचने की अनुमति देती है। जब वे सीढ़ी तक पहुंचते हैं तो गैली विद्युत बॉक्स में एक जैमिंग डिवाइस स्थापित करने पर काम करना शुरू कर देती है। जब वे प्रतीक्षा करते हैं तो न्यूट खांसने लगता है और टेरेसा को पता चलता है कि वह संक्रमित है। एक बार डिवाइस तैयार हो जाने के बाद लॉरेंस के आदमी शहर की सुरक्षा प्रणाली को हैक करने में कामयाब हो जाते हैं। फिर समूह उपस्तर 3 की ओर बढ़ता है, जहां वे कमरे के सभी गार्डों को जल्दी से नीचे लाते हैं। अब वे सभी कैदियों को उनकी कोठरियों से मुक्त कर सकते हैं, लेकिन थॉमस देखता है कि मिन्हो गायब है। टेरेसा कंप्यूटर की जांच करती है और पाती है कि मिन्हो को इमारत के दूसरी तरफ प्रयोगशाला में ले जाया गया था। वह इतना कमजोर है कि कटाई का ये सत्र उसे मार सकता है। न्यूट और थॉमस टेरेसा को उन्हें वहां ले जाने के लिए मजबूर करते हैं, जबकि गैली सीरम की रखवाली करने वाले दरवाजे को तोड़ने की कोशिश करने के लिए वहीं रुक जाती है। जब तीनों लिफ्ट में चढ़ते हैं तो एवा का दाहिना हाथ जैनसन भी उनके साथ जुड़ जाता है। शुक्र है कि वह केवल टेरेसा से गपशप करता है और उसे बताता है कि थॉमस को शहर के बाहर देखा गया था। हालांकि तीनों के लिफ्ट से चले जाने के बाद टेरेसा लड़कों से बहस करने लगती है और थॉमस अपना मुखौटा उतार देता है। उसी समय जैनसन उनके पीछे आता है। जल्द ही और अधिक गार्ड आ जाते हैं और थॉमस टेरेसा को
बंधक बनाने की कोशिश करता है, लेकिन टेरेसा उसे और न्यू को बुलेट प्रूफ दरवाजे के पीछे धकेल देती है। जब लड़के भाग जाते हैं, टेरेसा जॉनसन से कहती है कि उसने उन्हें फंसाने के लिए ऐसा किया और उसे याद दिलाती है कि उसे उन्हें जीवित चाहिए। पूरी बिल्डिंग में अलार्म बजने लगता है और जॉनसन अधिक सुरक्षा की मांग करता है। उपस्तर में गैली अंततः सीरम प्राप्त करती है और सभी बच्चों के साथ चलना शुरू कर देती है। वे गैराज तक पहुंचने में कामयाब हो जाते हैं, जहां ब्रेंडा ने एक बस चुराई है, लेकिन वह देखती है कि थॉमस और न्यूट अभी तक वापस नहीं आए हैं। गैली उसे बच्चों की सुरक्षा के लिए बस में इंतजार करने के लिए कहता है, जबकि वह दूसरों के लिए वापस जाता है। हालांकि सैनिकों का एक समूह जल्द ही गैराज में पहुंच जाता है और ब्रेंडा के पास उड़ान भरने के अलावा कोई विकल्प नहीं होता। ऊपरी मंजिलों पर थॉमस और न्यूट एवा से टकराते हैं, लेकिन इससे पहले कि थॉमस उसे गोली मार सके, वे जॉनसन और उसके आदमियों द्वारा पा लिए जाते हैं। लड़के तुरंत भागना शुरू कर देते हैं और अपने दोस्त की तलाश करते समय रास्ते में आने वाले किसी भी गार्ड को गोली मार देते हैं। प्रयोगशाला में मिन्हो चिल्लाने की आवाज सुनता है और एक वैज्ञानिक पर बल क्लिप से वार करता है। फिर वह जल्दी से एक गार्ड को गिरा देता है और दूसरे वैज्ञानिक को बेहोशी का इंजेक्शन लगा देता है। गलियारे में न्यूट और थॉमस सैनिकों से लड़ते रहते हैं, लेकिन उनकी गोलियां लगभग खत्म हो जाती हैं। न्यूट शेष गार्डों को नीचे लाने के लिए एक ग्रेनेड फेंकता है। हालांकि एक और आदमी उनके बाहर निकलने को रोकता हुआ दिखाई देता है। अचानक उस लड़के को मिन्हो ने पकड़ लिया और चीखते हुए उसे खिड़की से बाहर फेंक दिया और फिर अपने दोस्तों से मिल गया। और सैनिक आ रहे हैं, इसलिए तीनों लड़के फिर से दौड़ना शुरू कर देते हैं। जॉनसन और उसके आदमी एक और गलियारा बंद कर देते हैं, इसलिए तीनों एक बहुत मोटे धातु के दरवाजे वाले कमरे में छिप जाते हैं। गार्ड दरवाजा काटने के लिए आरी ले आते हैं, इसलिए किशोरों के पास खिड़की तोड़कर नीचे पूल में कूदने के अलावा कोई विकल्प नहीं होता। छलांग अच्छी लगती है और वे सुरक्षित उतरते हैं, लेकिन जब वे पुल से बाहर निकलते हैं तो और सैनिक उन्हें घेर लेते हैं। अचानक उनमें से एक व्यक्ति अपने साथियों पर गोली चलाता है और फिर अपना मुखौटा उतारता है, जिससे पता चलता है कि वह गैली है। सड़क पर ब्रेंडा बस को यथासंभव तेजी से चलाने की पूरी कोशिश कर रही है और साथ ही उसके पीछे आ रही दुष्ट कारों में से एक को धक्का दे रही है। वह किसी तरह कार को एक साइन पोस्ट से टकराने में सफल हो जाती है, लेकिन अभी भी उसके पीछे और भी वाहन आ रहे हैं। अंततः वह एक कोने पर मुड़ती है और पाती है कि पूरी सड़क दुश्मनों द्वारा अवरुद्ध कर दी गई है। ब्रेंडा बस से उतरती है और एक फ्लेयर चलाती है, जिसे फ्राई पैन देख लेता है, जो इस पूरे समय क्रेन के अंदर इंतजार कर रहा था। वह सड़क के बीच में एक क्रेन हुक गिराता है और ब्रेंडा वापस अंदर भागने से पहले इसे बस से जोड़ देती है। फिर फ्राई पैन बस को उठाने के लिए क्रेन का उपयोग करता है, जो दीवार के ऊपर धकेले जाने से पहले कुछ इमारतों से टकराती है। वजन के कारण बस का बम्पर टूटने लगता है, इसलिए फ्राई पैन चेन को बढ़ा देता है ताकि गिरने की संभावना कम हो। बस जमीन पर गिरती है और कुछ ही सेकंड में फिर से गिर जाती है, लेकिन शुक्र है कि किसी को चोट नहीं लगती। इस बीच टेरेसा लैब में थॉमस के खून का विश्लेषण करने के लिए चोरी की गई धुंध का उपयोग कर रही है और उसे पता चलता है कि उसके खून में असली इलाज है। यह न केवल वायरस को रोकता है, बल्कि उसे नष्ट भी कर देता है। वह यह एवा को दिखाती है और उससे कहती है कि उन्हें थॉमस को ढूंढना होगा। ब्रेंडा और फ्राई पैन सभी बच्चों को ठिकाने पर ले जाते हैं, लेकिन उसे खाली पाते हैं। पता चला कि लॉरेंस झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले सभी लोगों को इकट्ठा करने के लिए निकला है और आज रात घोषणा कर रहा है कि वे शहर को वापस ले रहे हैं। लॉरेंस विस्फोटकों से भरे ट्रक पर आगे चल रहा है और भीड़ शहर के प्रवेश द्वार की ओर दौड़ना शुरू कर देती है। सुरक्षा दल टेररिस्ट्स को सक्रिय करने की कोशिश करता है, लेकिन विद्रोहियों की हैकिंग ने उनके सभी सिस्टम को निष्क्रिय कर दिया है। दीवार पर तैनात गार्ड मैन्युअल रूप से गोली चलाते हैं, लेकिन ये लॉरेंस को रोकने के लिए पर्याप्त नहीं है। वह अपने वाहन को प्रवेश द्वार से टकरा देता है। एक बड़ा विस्फोट होता है, जिससे दीवार में एक बड़ा छेद बन जाता है, जिससे भीड़ शहर में घुस जाती है। थॉमस की टीम न्यूट की बीमारी बढ़ने के कारण उसे स्थानांतरित करने में मदद करते हुए चुपचाप काम करना जारी रखती है। जब वे देखते हैं कि पुलिस हमलावरों से लड़ने के लिए सड़कों पर उतर आए हैं, तो वे छिप जाते हैं, लेकिन हर कोने में विस्फोट हो रहे हैं, इसलिए उन्हें तेजी से बाहर निकलने की जरूरत है। इसके बाद वे एक इमारत के अंदर छिप जाते हैं और थॉमस ब्रेंडा को फोन करके कहता है कि वह उनके बिना ही वहां से निकल जाए, लेकिन ब्रेंडा मना कर देती है। उस समय जॉर्ज एक चोरी हुए विमान में विंस के साथ सभी बच्चों को बचाने के लिए आता है और ब्रेंडा उनसे थॉमस को भी बचाने के लिए कहती है। लड़के भी विमान को देखते हैं और बैठक स्थल की ओर बढ़ने लगते हैं। हालांकि न्यूट अब मुश्किल से चल पाता है, इसलिए थॉमस मिन्हो और गैली को सीरम लेकर चले जाने को कहता है, जबकि वह अपने दोस्त के साथ रहता है। न्यूट थॉमस को एक हाथ देता है और उसे छोड़ देने के लिए कहता है, लेकिन थॉमस मना कर देता है और उसे ले जाने लगता है। जैसे ही न्यूट अंततः बेहोश हो जाता है, टेरेसा पूरे शहर में अपनी आवाज प्रसारित करती है। वह बताती है कि थॉमस का खून वास्तव में संक्रमित लोगों को ठीक कर सकता है और वे न्यूट को बचा सकते हैं, इसलिए वह उसे वापस आने के लिए कहती है। उसी समय मिन्हो और गैली विमान तक पहुंच जाते हैं। जबकि थॉमस सोच रहा था कि क्या करना है, न्यूट एक सनकी के रूप में जागता है और थॉमस पर हमला करता है। लड़के लड़ने लगते हैं और जमीन पर लौटने लगते हैं, जबकि न्यूट अपने दोस्त से चीजें खत्म करने के लिए कहता है। थॉमस उसे मारने से इनकार कर देता है और समय खरीदने की उम्मीद में उससे लड़ता रहता है। न्यूट माफी मांगता है और खुद ही ऐसा करने के लिए अपनी बंदूक पकड़ता है, लेकिन थॉमस तुरंत उसके हाथ से बंदूक गिरा देता है। तब न्यूट अपनी आखिरी होश खो देता है और थॉमस को चाकू मारने की कोशिश करने के लिए एक चाकू पकड़ लेता है, लेकिन थॉमस द्वारा उसे लात मारने से पहले वह उसे थोड़ा ही चोट पहुंचा पाता है। जब न्यूट फिर से हमला करता है, लड़के दुर्घटनाग्रस्त हो जाते हैं और थॉमस के पास न्यूट पर चाकू चलाने के अलावा कोई विकल्प नहीं होता, जिससे उसकी मौत हो जाती है। जब थॉमस अपने दोस्त के लिए रोता है तो अन्य लोग सीरम लेकर आते हैं, लेकिन स्पष्ट रूप से बहुत देर हो चुकी है। टीम के साथ जाने के बजाय क्रोधित थॉमस विकेट बिल्डिंग में वापस जाता है और एवा को ढूंढता है, जो उससे कहती है कि वह उन सभी को बचा सकती है।
थॉमस अपनी बंदूक छोड़ देता है और एवा से वादा लेने के बाद कि वह अन्य बच्चों को अकेला छोड़ देगी, इलाज विकसित करने के लिए अपना शरीर स्वेच्छा से दे देता है। उसी समय एवा को जॉनसन ने गोली मार दी। उसके बाद उसने थॉमस को बेहोश कर दिया। कुछ क्षण बाद थॉमस एक प्रयोगशाला में स्ट्रेचर से बंधा हुआ उठता है, जहां टेरेसा सीरम बनाने के लिए उसके खून का नमूना ले रही है। जैनसन बताते हैं कि इलाज केवल अभिजात वर्ग को दिया जाएगा, इससे पहले कि वह ये बता दे कि वह संक्रमित है। जब वह खुद को नए सीरम का इंजेक्शन लगाने वाला होता है, टेरेसा उसे गिराने के लिए उसके सिर पर बोतल तोड़ देती है। फिर वह थॉमस को मुक्त करती है। तभी जॉनसन उसे पकड़ लेता है और कमरे में फेंक देता है। वह सीरम के लिए उससे लड़ना शुरू कर देता है, यहाँ तक कि उसका सिर मेज पर दे मारता है। थॉमस खिड़की के माध्यम से जैनसन से भिड़ जाता है और वे गलियारे में लड़ने लगते हैं। जैनसन लगभग उस पर हावी हो जाता है, लेकिन थॉमस आत्मसमर्पण करने से इनकार कर देता है और वे आगे बढ़ते रहते हैं। अंततः जैनसन एक बंदूक निकालता है और दोनों किशोरों को गोली मारने की धमकी देता है, लेकिन उसी समय विद्रोहियों ने इमारत पर रॉकेट से हमला कर दिया, जिससे जैसन नीचे गिर गया और दोनों भागने में सफल हो गए। वे एक प्रयोगशाला में छिप जाते हैं जिसमें एक सेल में कुछ क्रैंप होते हैं और टेरेसा ये जानकर भयभीत हो जाती है कि विस्फोट में थॉमस गंभीर रूप से घायल हो गया था। जैनसन उन्हें ढूंढने आता है तो टेरेसा उसका ध्यान भटका देती है, जबकि थॉमस कोठरी के दरवाजे पर कोई वस्तु फेंकता है जिससे वह टूट जाता है। क्रैंप बाहर कूदते हैं और जैनसन को खाना शुरू करते हैं, जिससे किशोर भागने में सफल हो जाते हैं। टेरेसा थॉमस को आगे बढ़ने में मदद करती है और वे छत पर पहुंचते हैं, जहां उन्हें पता चलता है कि इमारत धीरे धीरे जल रही है। ये सोचते हुए कि यह खत्म हो गया है, टेरेसा हर चीज के लिए माफी मांगती है और वे एक दूसरे को चूमते हैं। फिर विद्रोही विमान में आते हैं, लेकिन आग के कारण वे ज्यादा करीब नहीं आ पाते। जैसे ही पड़ोसी इमारत ढह जाती है और विमान हिलना जारी रखता है, टेरेसा थॉमस को टीम की ओर फेंकती है, जो उसे समय रहते पकड़ लेते हैं। टेरेसा उसका पीछा नहीं करती और इमारत उसके नीचे गिरने से उसकी मौत हो जाती है। थॉमस बेहोश होने से पहले उसके लिए रोता है। कुछ समय बाद सभी बचे हुए लोग मरम्मत किए गए जहाज का उपयोग करके एक सुरक्षित द्वीप पर पहुंच जाते हैं, जहां वे एक नया घर बनाना शुरू करते हैं। थॉमस अपनी चोट से उबर जाता है और न्यूट के हार की जांच करता है और उसे एक पत्र मिलता है जिसमें उसे हर चीज के लिए धन्यवाद दिया गया है और सभी का ख्याल रखने के लिए कहा गया है। इस नए घर में बचे हुए लोग एक बड़े पत्थर पर शहीद हुए लड़ाकों के नाम उकेरते हैं, जैसे वे भूल-भुलैया प्रयोग में करते थे। टेरेसा का नाम जोड़ने के बाद थॉमस समुद्र तक की ओर देखते हुए बताता है कि उसके पास सीरम का एक नमूना है।